स्पोर्ट्स मोड में कन्वर्ट हो गया थोड़ा स्पोर्ट्स मोड में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइस मैं अपने चैनल पे एक सेगमेंट ऐड करने लगा हूँ जिसमें हम मॉडिफाइड और स्टॉक गाड़ियों के हम रिव्यू भी करेंगे और इंशाल्लाह उसमें बताएंगे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम निकल रही है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो हमारे साथ उमर भाई हैं, हमारे कज़न हैं। तो इन्होंने ये EK 2000 मॉडल लाहौर में रखा हुआ है, तो जानते हैं इनसे इस गाड़ी के बारे में। उमर, आपने किस बजट में यार ये गाड़ी ली है और आपका बजट क्या था उस टाइम और कब आपने परचेज किया, ये थोड़ा सा बताएंगे अपनी गाड़ी के बारे में। मतलब भाई जिस बजट में मैंने ये गाड़ी ढूंढना शुरू की थी तब मेरा बजट जो था वो तकरीबन 10 लाख का था। 1 मिलियन में? हाँ, 1 मिलियन की 1 मिलियन राउंड अबाउट में गाड़ी ढूंढा था जिस गाड़ी में मेरा अपना भी शौक पूरा हो जाए, ठीक है, और मैं अपनी गाड़ी को डेली यूज में कर सकूँ। ठीक है, तब मैंने इस हिसाब से गाड़ी को देखा है कि मुझे EK 9 इस प्राइस बजट में सही लगी थी, सही। क्योंकि ये गाड़ी एक तो स्टैंड से बड़ी अच्छी सेट होती है, मॉडिफिकेशन भी इस गाड़ी में आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो उस प्राइस बजट में मुझे सिर्फ यही गाड़ी ही सूटेबल लग रही थी, तो मैंने स्टार्ट से ही इस गाड़ी को ढूंढना शुरू किया था। सही। इससे पहले मेरे पास 95 थी, उसमें स्टॉक इंजन था, तो तब से मुझे स्टार्ट से ही होंडा लवर हूँ, तो होंडा का मेरे स्टार्ट से एक चल रहा था ना। नहीं, आप D15 यूज़ कर रहे थे उसमें? उस टाइम जो एक मेरे पास 95 थी उसमें D15 इंजन था। सही। D15, ठीक है, नॉन बीटेक वाला इंजन था वो। तो स्टार्ट से मेरा ये था कि मैं होंडा से स्टार्ट से यूज़ कर रहा था, जो मैंने 95 रखी। उसके बाद पहला स्टेप नेक्स्ट स्टेप यही था कि मैंने जो है ना EK 9 रखनी अपने पास। ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरे से इसके बाद में उस प्राइस बजट में मेरे पास और कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, ठीक हो तो गया। इसी प्राइस बजट में मेरे पास सिर्फ ये EK 9 की ऑप्शन थी। नहीं तो आपने ये पाक यूज़ पे सर्च की? मैंने ये गाड़ी पार्कविल से ढूंढी थी, ठीक है। पार्कविल से ढूंढी थी मैंने। पहले गाड़ियाँ OLX पे भी काफ़ी सर्च की थी, ठीक हो तो गया। लाहौर में मैंने काफ़ी गाड़ियाँ देखी हुई थी, लेकिन ये है कि उस टाइम मुझे इस प्राइस बजट में कोई अच्छी गाड़ी सूटेबल नहीं लग रही थी, ठीक हो क्योंकि गया। जो गाड़ी मेरे बजट के हिसाब से आ रही थी तो उसके पैसे ज़्यादा थे, ठीक हो गया। ठीक है, और मेरे जो रिक्वायरमेंट थी वो उसमें मीट नहीं कर रही थी गाड़ी के ऊपर। ठीक हो गया। तो मैंने ये गाड़ी फिर आपने परचेज की? ये गाड़ी मैंने पार्कविल पे देखी थी, तो सही। जब मैंने ये गाड़ी लेना स्टार्ट की थी तो मेरा बजट जो था उस टाइम 1 मिलियन का ही था, ठीक है। तो मैंने फिर यह है कि पहले स्टार्ट किया कि मैं इसी पूरे 1 मिलियन के अंदर ये गाड़ी परचेज़ कर लूँ, ठीक है। लेकिन फिर मेरा माइंड ये हुआ कि अगर मैं 1 मिलियन के अंदर गाड़ी परचेज़ कर लेता हूँ तो मेरे पास अपने पास बजट में इतने पैसे नहीं रखेंगे, उतना कितने पैसे मेरे पास रहेंगे नहीं कि मैं उस गाड़ी में अपने हिसाब से कोई मॉडिफिकेशन कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि आप जिस भी प्राइस ब्रैकेट में आप गाड़ी लें, आप अपनी मॉडिफिकेशन के लिए तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। काफ़ी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, क्योंकि हर जो गाड़ी होती है वो पूरी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं ठीक होती। है। अगर आप उस गाड़ी को जिस हिसाब से सेट करना चाहेंगे तो फिर यह है कि या तो गाड़ी को आप देख लें, अगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक मीट करे गाड़ी तो आप पूरे अपना जो है ना बजट इसी पर लगा दें, वरना आप गाड़ी ऐसी ढूंढें जिसको आपको पता होगा उसको थोड़ी सी आपने मॉडिफिकेशन करनी है, काम वगैरह है वो आप करेंगे, तो यह गाड़ी उसी बजट के अंदर अंदर आपके पास सेट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस गाड़ी के बारे में बताएं उमर भाई कि क्या इसकी कंडीशन थी और किस उस पे आपने ली है? जब ये गाड़ी मैंने परचेज़ की थी उस टाइम इस गाड़ी की कंडीशन तो इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक जिन है। भाई के पास थी उन भाई को मतलब कि शौक तो था, लेकिन उनको गाड़ी रखने का थोड़ा सा आइडिया नहीं था। हाँ जी। जब मैंने ये गाड़ी परचेज़ की थी तो गाड़ी की कंडीशन काफ़ी थी, मतलब बॉडी वर्क भी रहता था, इंजन वर्क भी था, सस्पेंशन सारा कुछ, इस पर ये वर्क सब कुछ पेंडिंग था इस गाड़ी के ऊपर ना। ठीक है। तो मैंने जब ये गाड़ी परचेज़ की थी तो मुझे उस टाइम आइडिया भी था, गाड़ी देख के मुझे आइडिया हो गया था इस गाड़ी पे मेरा खर्चा होना, सही है। तो मैंने उतना गैप रख के मैंने तब ये गाड़ी परचेज़ की थी। जब मैंने गाड़ी परचेज़ की थी तो मुझे मतलब 7 लाख की गाड़ी मुझे मिली थी उस टाइम, ठीक है। इसमें S22 इंजन था उस टाइम, ठीक है, और A4 वाला A4 S22 A4 इंजन था उसके ऊपर। ठीक है। तो उस टाइम जब मैंने गाड़ी परचेज़ की थी तो मुझे पता था कि इस गाड़ी के ना थोड़े बहुत खर्चे हैं, और मुझे इस इंजन की आपको 7 लाख की तो फिर बड़ी ज़बरदस्त मिल गया। आपने कब बाई की ये गाड़ी मैंने बाई की थी तकरीबन 2020 के अंदर। 2020। हाँ, तकरीबन गाड़ी को मेरे पास 2 साल हो गए। ठीक है। हाँ, जब मैंने गाड़ी ये परचेज़ की थी मुझे इस टाइम कितना आइडिया था कि मुझे पता था कि जो है इंजन है, उस टाइम मुझे भी इस इंजन की इतनी बड़ी हवा नहीं थी, बस ये है कि पता था कि भाई जो इंजन है वो अपने हिसाब से मतलब बाकी जो है ना इंजन के हिसाब से अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है, टॉर्क ज़्यादा है, इसकी HP ज़्यादा है, तो मैंने तब ये गाड़ी परचेज़ की थी। ठीक है। लेकिन यह है कि जब मैंने परचेज़ की है उसके बाद तो मुझे जो इसमें इशू फेस हुए हैं वो अलग तरह का एक्सपीरियंस था, लेकिन यह जो एक्सपीरियंस सीखने को बहुत कुछ नहीं, मिला। आप स्टार्ट में मुझे आपने बताया था कि आपने इसको वायरिंग इसकी पूरी इसकी हाँ जी, हाँ जी, जब खराब हुई थी। मैं गाड़ियाँ परचेज़ करके लेके आया था तो मुझे पता था बॉडी वर्क, इंजन वर्क, सस्पेंशन वर्क, मैंने सब कुछ इस पर करवाना है। ठीक है। लेकिन ये है कि जब मैं एक तो मेरा फादर को भी इन चीज़ों को सारा को पता है, मुझे उनकी भी काफ़ी सपोर्ट थी, मुझे है। पता था कि ये जो है ना मैं इसमें इस जो है ना गाड़ी को अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। ठीक है। जब मैंने गाड़ी परचेज़ की थी तो मैंने इसको काफ़ी जगह पर दिखाया था, लेकिन यह है कि उस टाइम मुझे कोई इतना इन चीज़ों का पता भी नहीं था, वर्कशॉप ज़्यादा नहीं पता अब था। वो एक स्टार्ट लेता है बंदा, स्टार्ट तो लेना बात है। क्योंकि उस टाइम मेरे पास जो 95 थी वो D15 स्टॉक गाड़ी थी,
ठीक है, उसको मुझे पता था कि उसका इधर से काम करा लूँगा, लेकिन ये जो इंजन है ये बड़ा सेंसिटिव इंजन है, इसको साफ ना मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है। इसका आप एक्स्ट्रा में कोई नहीं चीज़ें मॉडिफिकेशन कर सकते, इसका जो सामान है, पार्ट्स है, अवेलेबिलिटी है, उसको भी काफ़ी हद तक आपको ना नहीं अच्छा उमर भाई, इस लिहाज से गाइड करें, जैसे अब हम बहावलपुर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर कोई बंदा ये ले सकता है गाड़ी, यहाँ पे तो नहीं आप इसे मोड़ कर यहाँ सकते। पे आप लाहौर बैठे हैं तो आपको लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है आपको। हाँ, लाहौर में ये है कि इस गाड़ी को रखने का काफ़ी बेनिफिट ये है कि आपको वहाँ पे ना वर्कशॉप मिल जाती जी। हैं, आपको अच्छे ट्यूनर मिल जाते हैं, अच्छे वर्कशॉप मिल जाती हैं, आपको उसके पार्ट्स मिल जाते हैं। भावलपुर या ICR में आप रखेंगे तो आपको काफ़ी इस मतलब का पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, गाड़ी ट्यूनिंग के हिसाब से आपको काफ़ी जो है ना तो बेयर करना पड़ेगा। ठीक हो आपको पार्ट्स भी लाहौर से मंगाने पड़ेंगे, पेशावर से मंगाने पड़ेंगे। सही। ट्यूनर जो है वो यहाँ पे इतने नहीं है जो इस गाड़ी को अच्छे हिसाब से ना मतलब कि समझ सकें। नहीं, सबसे पहले आपने फिर ये बाय करने के बाद गाड़ी आपने क्या इसकी है, इसमें सबसे पहले क्या ये कि वायरिंग मुझे जब ये गाड़ी में लेकर तो गाड़ी में मिसिंग का चुका काफ़ी ठीक हो गया, मुझे इसका आइडिया हो गया था। मैंने कहा इसमें हो सकता है प्लग का मसला हो सकता है वायरिंग का, हो सकता है किसी और चीज़ का मसला हो। यहाँ पे हमारे लाहौर में ही आपने चेक हाँ, करवाया? लाहौर में मैंने वो 5 तारीख है, मैंने उससे पहले गाड़ी सेट करवाई थी। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने गाड़ी की पूरी वायरिंग जो है वो गाड़ी की सेटिंग की थी। पूरी वायरिंग करने के बाद उन्होंने जब वायरिंग पूरी खोली, उन्होंने कहा इसकी पहले पूरी वायरिंग टेस्ट होगी। ठीक है। पूरी उन्होंने इस गाड़ी की वायरिंग टेस्ट की है, उसके बाद भी इसका मिसिंग का शुरू नहीं हो रहा था। फिर उसने प्लग चेंज किए हैं, प्लग के बाद भी इसका मसला नहीं हो रहा था। फिर एडीएम जो है सारा कुछ हमारा जो आगे वो इंजेक्टर के ऊपर आया था, इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर जो दूसरे भाई थे उन्होंने इसमें जो D15 के स्टॉक इंजेक्टर डाले हुए थे इसके अंदर, लेकिन वो इंजेक्टर कहाँ इसको मीट करते हैं, नहीं सूटेबल है नहीं सूटेबल, उसका प्रेशर ही पूरा नहीं होता। ठीक है। फिर ये है कि उसमें उन्होंने एच की ओरिजिनल इसके जो है इंजेक्टर है वो उसके जब उन्होंने डाले थे तो गाड़ी में ये मिसिंग का चुहाल हो गया था। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ये गाड़ी को मैं चलाना स्टार्ट किया था, इधर उधर जाना। यानी वायरिंग आपकी मौज तारीख साहब ने ना? हाँ, 9 तारीख में उसमें इंजेक्टर भी डाल कर उन्होंने गाड़ी को साफ समझ रनिंग कंडीशन में करके देते थे। गाड़ी उस टाइम अपनी मतलब कि जो है ना एक्चुअल परफॉर्मेंस आना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन तब भी मैं सेटिस्फाई नहीं था गाड़ी से, क्योंकि मुझे पता था कि उस पर और काम भी पेंडिंग है। चलो बोल भाई, ये तो होगी ना वायरिंग। वायरिंग फिर आप इंजन में आपने बताया था कि इसके इंजन में प्रॉब्लम थी इंजन में, तो इंजन में ये है कि काफ़ी इशू तो मुझे बाद में फेस हुए थे। ठीक है, तब जब हमने इसका इंजेक्टर वगैरह चेंज किया तो उसके बाद गाड़ी हमारी रनिंग कंडीशन में आ गई थी। ठीक है। ठीक है, गाड़ी को हम डेली यूज में लेके आ गए थे, गाड़ी हमारी रनिंग कंडीशन में आ गई थी, लेकिन गाड़ी का जो इंजन का प्रेशर था ना वो साथ मीट नहीं करता बिल्कुल। सही। उसके उसके बाद बाद तो अब ये ऑयल वाला ले रही थी या इसमें? नहीं, ऑयल वगैरह नहीं, उसमें ये था कि गाड़ी का जो फ्यूल पंप है ना वो उस टाइम था भी। ठीक है। ठीक है, हमने एक इशू तो क्लियर कर लिया, तो उसके बाद हमारा फ्यूल पंप का जो इशू था ना वो हमें स्टार्ट फेस होना शुरू हो गया था। सही। उसमें यह है कि जैसे इंजन को हम एकदम से लॉन्च करते थे तो ये है कि वो अपनी पावर एक्चुअल पावर में नहीं आ पाता। ठीक इंजन है। अब ये- अंडर पावर महसूस हो रही है? हाँ, अंडर पावर गाड़ी महसूस हो रही थी। हम उसके बाद हमने अपनी गाड़ी में फ्यूल पंप डाला था वाल्वो का। अच्छा। ठीक है, वो हमने वाल्वो का फ्यूल पंप दे के अच्छा, ये भी एक बहुत यानी वो है, आप जैसे आपने बड़ी मशीन ये रखी हुई H22 वगैरह की बात है, तो कितने PSI वाला आपके इसमें रिक्वायर्ड होता है? इसमें वैसे चलता है 255 LPH वाला। अच्छा। ठीक है, वो इसमें वाल्वो जो है ना इसमें वैसे रिकमेंडेड तो वही होता है ठीक है। प्रेशर के हिसाब से। अगर इसमें छोटा फ्यूल पंप डालते हैं चाइना वाले डेंसो वाले, जैसे डेंसो है हम डाल देते हैं, डेंसो हम चाइना, डाल वो देते ये है हैं। कि वो इस गाड़ी में 2 महीने में टिकता है। ठीक है। ठीक है, इंजन कितनी प्रेशर है कि वो जैसे आप 2-3 बार लॉन्च मारते हो उसमें फ्यूल पंप वैसे उड़ा देना। ठीक है। छोटे फ्यूल पंप इस गाड़ी का कोई नहीं होता, तो ये है कि वाल्वो डालो, वाल्वो के बाद आपके पास AEM का फ्यूल पंप है। ठीक है। ठीक है, AEM वो ये है कि थोड़ा सा महंगा हो जाता है, कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन वो ये है कि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। आप उसमें एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको दोबारा फ्यूल पंप इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आपको क्या कॉस्ट करता है वो? वो तकरीबन अगर जो है वाल्वो जो है अगर आप लेते हैं 255 LPH वाला वो तकरीबन 15,000 रुपये पड़ता है। ठीक है। ठीक है, AEM का जो है अगर आप फ्यूल पंप लेते हैं तो वो तकरीबन 35 प्लस कॉस्ट करता है। ठीक है। ठीक है, अगर आप इसमें उस हिसाब से अगर फ्यूल पंप आपने और भी कोई डालना है तो उसमें ये है कि इसमें बेस्ट अगर आपके लो बजट में आता है मार्गेक्स का फ्यूल पंप। मार्गेक्स का या फ्यूल पंप इसमें अगर एक दफ़ा डालेंगे उसमें यह है कि अपने फ्यूल की जो लिमिट है ना वो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है। जब बिल्कुल फ्यूल पंप जो है ना फ्यूल खत्म होगा ना तब उस पंप को जो है ना वो फिर वो ख़राब करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो यानी इसमें आपको हाँ, अभी जो है अभी मैं इसमें डाला हुआ है मार्केट से फ्यूल पंप। Market से हाँ, fuel उसमें जो गाड़ी की मेरी पूरी एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है और इस गाड़ी का भी मैंने स्टॉक हालत में रखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, अभी मैंने इसमें कोई इसमें चीप पीसी नहीं यूज़ किया हुआ, स्टॉक इसी से चला रहा हूँ गाड़ी को। ठीक है। ठीक है, चीप पीसी पे ये है कि आप गाड़ी आपकी डेली ड्रिवन नहीं जाती। ठीक है। मैंने इस गाड़ी को डेली ड्रिवन भी चलाना होता है। ठीक है, मैंने ट्रैवलिंग भी करनी थी इस गाड़ी के ऊपर। ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप इसमें चीप पीसी डालते हो तो गाड़ी की परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाती है। सही। लेकिन ये है कि उसमें फिर ड्रॉबैक्स भी हैं, उसके इंजन के मसले शुरू हो जाते हैं, एवरेज आपकी इतनी हिसाब से नहीं रहती, आपकी और जो है ना इश्यूज वगैरह हो जाए शुरू हो जाते हैं। तो जब मैंने ये इंजन को ये है कि बिल्ड कर लिया था हिसाब से फ्यूल पंप डाल के, तो मेरा इंजन थोड़ा सा मतलब कि अच्छी कंडीशन में अंत तक आ गया था। ठीक है। इंजन की परफॉर्मेंस वगैरह शुरू हो गई थी। फिर ये है कि उसके बाद उस गाड़ी में रिंग का मसला बन गया था। सही। हाँ, रिंग ये है कि रिंग से ये स्मोक ब्लैक स्मोक देना शुरू हो गई थी, सही। वो वाइट स्मोक देना शुरू हो गई White थी। smoke, ठीक है। हाँ, वाइट स्मोक से ये है कि आपको उसमें इंडिकेशन मिल जाती है कि आपको जो है ना रिंग कमजोर है गाड़ी की।
ठीक है। तो मैंने इसका एक रिंग वाला जो है ना पार्ट तो वो जब कवर किया था तो उसके बाद मुझे पता लगा था कि इस इंजन को ना इस इंजन की टाइटनेस होती है अपनी एक। हाँ जी, हाँ जी। ये इंजन के हाँ ये के हो गया एच हो गया इंजन सही। की ना अपनी टाइटनेस होती है टॉर्क सही। रॉड से। सही। वो टाइटनेस अगर आपकी नहीं है ना इंजन थोड़ा सा भी लूज है जैसे आप इंजन को लॉन्च मारेंगे पुश करेंगे तो आपका इंजन जो है जो उस टाइम क्रैंक आपके पास कर देगी। क्रैंक आपकी, हाँ, ठीक है। लेकिन ये है कि उसका भी हमारे हम जो है वो एक इशू हमारे बाद में फेस हुआ था। सही। हम इस गाड़ी के जो हम H22 जो A4 इंजन था उसकी हमारी क्रैंक का मसला बन गया था इसी की? इसी की। ठीक उसके है। ये कि क्रैंक जब हमारा जब हुआ था हमें क्योंकि हमें पहले ही एक इंडिकेशन मिल गई थी इसने हमने रिंग किया था हमें ट्यूनर ने बताया था कि आपने गाड़ी को सही तरह टाइट करवाया है। उसके बाद हमें भी आइडिया नहीं था कि हमें सही तरह टाइट ट्यूनर उसने बंदे नहीं, बात वही आप बिगिनर थे उस टाइम तो फर्स्ट ये है कि टाइम इंसान अपनी गलतियों से सीखता रहता है। ऐसे ही। हाँ चीज़ें वगैरह ये है कि आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है इनसे। ये है कि आपको पैसे भी आपके एक्स्ट्रा लगते हैं लेकिन अब ये है कि आप इन चीज़ों से जब सीख के जाते हैं तो आप आगे किसी गाड़ी में जाके मार नहीं जाते। सही। हाँ जब एक तो उसका इंजन जो है वो हमारा जब H22 A4 का जब हमारा एक ब्लॉक उसका जो क्रैंक का मसला बना था उसके बाद इसका क्रैंक गाड़ी में ये है कि इनका क्रैंक बिल्ट अप नहीं होता दोबारा से। सही, तो यानी आपका इसका इसका इंजन क्रैंक पूरा ही इसके क्रैंक इसका वो हो गया था। इसका क्रैंक जो होता है वो एक तो अगर बेंड हो गया कुछ हो गया इसका क्रैंक बिल्कुल किसी से इसका बैलेंस नहीं होता क्रैंक। ठीक वो है। ना हमारे पास पाकिस्तान में किसी का मशीन है किसी के पास जिसको क्रैंक को ना इसी तरह बिल्डअप कर सके ठीक है। सीधा कर सके कुछ कर सके और उसके इंजन को दोबारा साथ टाइट कर सके। भैया क्या उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे लेकिन आपका वो इंजन आपको उस हिसाब से नहीं चलेगा। यानी आप हाँ। ओवरऑल नहीं करवा सकते। वो ये है कि आपके महीना 2 महीने बाद आपके इंजन दोबारा से आवाज़ कर जाए कुछ कर जाए उसकी जो है वो मेन ट्रिगर वाली पीस स्लिप हो जाए दोबारा हो जाए कुछ हो जाए तो आपको ये चलता रहता है। सही। हाँ फिर हमारे पास एक यही ऑप्शन थी कि हम इसकी हेड असेंबली नहीं डालें। तो ये पाकिस्तान में है अवेलेबल यहाँ पे? हेड असेंबली पाकिस्तान में अवेलेबल तो है लेकिन यह है कि आपको ढूंढना पड़ता है उसके लिए लाहौर में ढूंढना पड़ता है पेशावर ढूंढना पड़ता है आपको। तो ये आपको कहाँ से अवेलेबल? ये हमें अवेलेबल हुई थी पिंडी से। रावलपिंडी से। हाँ रावलपिंडी से हमें इसकी हेड असेंबली मिली थी H22 A4 की नहीं मिली थी। ठीक है। हमारे पास एक ऑप्शन ये थी कि H23 A आ गई थी हमारे पास। ठीक है सही। वो भी डॉग बीटेक है 2300 सीसी है थोड़ा सा बढ़ जाता है लेकिन ये है कि उस पर जो इसके मैनीफोल्ड है इंटेक है सारा कुछ है इसके इंजेक्टर है सारा वो ECU वगैरह वो बिल आपका ग्रिप टू ग्रिप लग जाता है। सही। उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक वो ऑप्शन थी क्योंकि वो इंजन हमारे हिसाब से ना हेड असेंबली इसकी बड़ी अच्छी हमें मिल रही थी। ठीक है। H23 H23A H23 हाँ H23A तो हमने वो इसकी हेड असेंबली जो है वो फिर हेड असेंबली इसमें चेंज करी थी। ठीक है। उसके बाद जो है हमें फिर इसमें गाड़ी में इस तरह का इशू फेस नहीं हुआ। नहीं, फिर वो आप बता रहे हैं ना टाइटनेस का और इसका वो टाइटनेस वो ये तो होता है एक दफ़ा जब इंजन वो उसकी हेड असेंबली नहीं डाली जाती है तो वो पीछे से टाइट होकर जो बाइक जाते हैं उनकी अपनी टाइटनेस होती है। ठीक है। ठीक है उसमें यह है कि अगर आप उसको दोबारा से ओपन करते हो इंजन को दोबारा टाइट करते हो फिर आपको ये है कि उसमें टाइटनेस ज़्यादा आप किसी अच्छे ट्यूनर से करवाओ। ठीक है। ठीक है अगर अच्छे ट्यूनर आपके पास अवेलेबल नहीं है ये है कि आप यहाँ पे थोड़ा गूगल करके उनको थोड़ा सा गाइड करते हो कि आपने इस तरह इसको टाइट करना इस तरह करना है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर ये है कि फिर इंजन को दोबारा से वो मसले होना शुरू हो जाते हैं। नहीं तो आप ये लाहौर में आप किसको यानी रिकमेंड करेंगे कि अगर किसी के लाहौर पास में है काफ़ी H23 और- लाहौर में 2-3 वर्षों का खान फिर हुआ है 5 तारीख है ये पार्ट ऑफ से। सही। उसके अलावा रेड टाइम मोटर स्पोर्ट्स वाले हैं HMS वाले हैं सही। ये है कि वो इन गाड़ियों को ना बिल्डअप करते रहते हैं उस हिसाब से। ठीक है। ठीक है आप उनसे हेल्प ले सकते हो उनसे आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपने गाड़ी न्यूली परचेज की है। ठीक है आपको लग रहा है कि आप इस गाड़ी के हिसाब से आपको मतलब उसमें काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन करनी है या कुछ करना तो आप उनके पास जो आपको अच्छा गाइड भी कर सकते हैं आपको बता भी सकते हैं आप ये जो है ना पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इन चीज़ों को अरेंज करना बिल्डअप करना सारा कुछ करना वो आपको हिसाब से इसमें यह बात कर दे सकते हैं। ठीक है तब जब मैंने जब गाड़ी जब परचेज़ की थी इसमें जो एक मेन इशू होता है वो होता है माउंट्स का। हाँ मैं वही आपसे सवाल पूछने लगा था कि आप इतना हैवी इंजन इसमें डाल दिया तो वो माउंट्स और फिर वो तो जाहिर का ऑब्वियसली वो चेंज हो ये गया। सबके कॉन्सेप्ट इस चीज़ पे क्लियर होना चाहिए ना कि जो ये इंजन इसमें स्वैप होता है ना EK9 में क्योंकि इनमें स्टॉक आता है D16 D15 सही। 16 से ऊपर नहीं आता D17 आता है कि वो 2005 DS में आ जाता है यस में आ जाता है। DS में आ जाता सही है। अब ये है कि जब इस पे जब इसमें अगर ऐसे इंजन डालते हो H23 डालते हो K24 डालते हो ठीक है इस इंजन पर यह है कि आपको जो सबसे अच्छी जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना आपको माउंट्स पे करनी है माउंट्स पे करनी है। गाड़ी के माउंट पे गाड़ी का इंजन बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। सही। इंजन लिफ्ट अप होता है और तभी इन गाड़ी के मसले हल वो मसले होना शुरू हो जाते हैं। नहीं आप मुझे बता रहे थे जब फिर आपने सर्च किया जब इस गाड़ी पे तो इस गाड़ी का इंजन किसने स्वैप किया इस था? गाड़ी का इंजन स्वैप होता आल मोटर से। और मोटर हाँ, आल मोटर व्यूअर्स को ये से। बताना ना बहुत जरूरी है आल कि- मोटर स्वैप होता और जब ये स्वैप होता तब वो मतलब लाहौर में सबसे बेस्ट शोरूम वही था जो इस गाड़ी को ना उन्होंने स्वैप करना शुरू किया था करना शुरू किया था। सही। उसकी माउंट एक्सल वगैरह सारा कुछ उन्होंने ही स्वैप कर दिया था और बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में स्वैप हो गया। सही। बेशक आप मैंने जिसको भी दिखाया उन सारों ने यही कहा कि भाई आपने जो इंजन का आपको स्वैप हुआ ना वो बड़े अच्छे तरीके से स्वैप हुआ। सही है। माउंट की जो है मतलब कि सेटिंग वगैरह सारा कुछ
उन्होंने वो भी अच्छी रखी हुई है ताकि इंजन लिफ्ट अप ना हो। ठीक है, इंजन अपने हिसाब से वाइब्रेशन ज़्यादा इंजन ना हो, क्योंकि वो स्टार्ट बार भी लगी हुई है। ठीक है, स्टार्ट बार लगी हुई है, वो ये है कि इंजन जो है ना अपनी वो मतलब कि इसकी जो वाइब्रेशन है वो बॉडी आपकी वो फ्लेक्सिबिलिटी ना वो सही आ जाती है इसको। माउंट आपने लगा दिया, उसमें स्टार्ट बार लगा दिया, एक्सल हो गया आपके आपके माउंट वगैरह हो गए, उसमें बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती है, क्योंकि ये जो है इंजन है वो हॉट है। ठीक है। हाँ, या कॉर्ड CF3 है या CF4 है, उसका CF3 का एक्सल वगैरह इसमें कॉर्ड डाले हुए हैं, क्योंकि जो HA है इस तरह के जो भी इंजन होता है ना वही के नाम अपने एक्सल नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो इनकी एक्सल की चांस नहीं होती कि वो ना जैसे अपने रन वगैरह के जो लॉन्च वगैरह को बर्दाश्त कर सके। सही। इसमें यह है कि एक्सल आपके एक्सल भी चेंज होते हैं। ठीक है, एक्सल चेंज हो हाँ, गए, माउंट चेंज हो गया, एक्सल चेंज हो गया। माउंट चेंज हो गया, आप एक्सल चेंज हो गए। ठीक है, इंजन आपको जब आप स्टार्ट करते हो आपको स्टार्ट बार लगानी पड़ती है आपको। ये माउंट्स की बात कर ली, तो सस्पेंशन में इसमें आपने कोई और चेंजेस किए? सस्पेंशन मैंने इतनी उसमें खास चीज़ तो नहीं की, क्योंकि वैसे इसमें आता है कॉइल ओवर गाड़ी के अंदर ना, और गाड़ी को हाँ गाड़ी को अपने ड्रॉप करना या कुछ करना, क्योंकि मैंने इसको एक्चुअल हाइट में रखा हुआ है। ठीक है, गाड़ी में मैंने की ये है कि मैंने डेली यूज़ में रखनी होती है, मैंने इसको लो नहीं करवाया। सही। लो मैं कराऊँगा शो वगैरह पे, जिस तरह के पार्क में शो आते हैं, जिस तरह के जो इवेंट वगैरह होते हैं उस पर यह कि मैं गाड़ी को ड्रॉप कराता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने अपनी गाड़ी को ना भी एक्चुअल हालत में रखा हुआ है। शौक से यह कि उनको फ्रंट में थोड़ा सा काम करना पड़ता है। जी, वही कह रहा हूँ, इंजन का फिर वेट आप इंजन इंक्रीज का कर रहे हैं ना? इंजन का जो अपना वेट है ना उसको आपने गाड़ी को फोर्स में मेंटेन करना, तो आप जो फ्रंट के सस्पेंशन जो है ना उसके स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग जो है ना आपको उसको थोड़ा सा हार्ड स्प्रिंग डालना पड़ता है। तो ये आपके सस्पेंशन पे भी तो इफेक्ट करेगा? थोड़ी सी है कि गाड़ी थोड़ी स्टिफ हो जाती है, लेकिन ये है कि उसमें यह है कि जो आपकी जो गाड़ी का हाइट है ना वो थोड़ी मेंटेन रहती है। अगर आप इसमें सॉफ्ट डाल देते हो या उसके जो अपने स्प्रिंग होते हैं उस पर करते हो तो गाड़ी आपको आगे से ड्रॉप हो जाती है। और टायर आप इसमें कौन से यूज़ कर रहे हो? टायर ये है कि टायर्स में मैंने जो है ना 15 के रिम डाले हुए हैं, मोनोब्लॉक रेसिंग स्पेक के। ठीक है, उस पर जो हमने प्रोफाइल डाली है वो है 195/60 R15। ठीक है, ठीक है, वो ये है कि इसमें वो प्रोफाइल थोड़ी सी सूटेबल है, सही। उसमें गाड़ी का थोड़ा ट्रैक्शन भी सही बना रहता है, लॉन्च मारता है ट्रैक्शन बना रहता है, और ये है कि इसमें गाड़ी की ना थोड़ी सी लुक मिक्सिंग होती है। ठीक है, और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ठीक है? ग्राउंड क्लियरेंस इस तरह तो वैसे ठीक है गाड़ी की। सही। अगर आप ये है कि गाड़ी को इसमें लोड हो 5 बंदे बैठे हों जिस तरह यूज़ करते हैं, तो अभी भी जो इसकी जनरल हाइट जो है ना इसी अगर 5 बंदे बैठता है तो ये गाड़ी है ना जो स्पीड ब्रेकर है तो थोड़ा कम करती है। ग्राउंड क्लियर आपको पता है होंडा की वैसे भी इतनी खास नहीं होती है। उसमें ये है कि थोड़ा सा जो है ना अगर आपने थोड़ा वेट डाला हुआ तो आपको थोड़ी कटिंग करके ना स्पीड ब्रेकर गुजारना पड़ता है इसको। ठीक है, चलिए उमर भाई सस्पेंशन भी हमने मेरे ख्याल से कवर कर लिया। अच्छा उमर भाई मुझे ये आप थोड़ा सा गाइड करें कि अगर कोई बंदा स्टॉक में ये इंजन डालना चाह रहा है तो वो कितना कॉस्ट करेगा? अगर ये है कि स्टॉक गाड़ी में आप इस तरह का सेटअप को स्लैब करते हैं, इसमें आपको H हो गया, K हो गया, B हो गया, B हो गया, F हो गया, उसमें यह है कि इंजन कॉस्ट जो करता है H अगर आपको अच्छा जो है ना इंजन वो तकरीबन 2 से 2.5 के दरमियान आपको अच्छा इंजन मिलना है। सही। ठीक है, उसके बाद आपका 1 लाख से 1.5 लाख आपका अगर सेटअप उसकी जो है ना स्लैब के कॉस्ट बढ़ जाती है आपको, जिसमें आपके माउंट एक्सल वगैरह हो गए, बाकी आपको कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी अगर आप अच्छा स्लैब करवाते हैं तो आपको तकरीबन इतना कॉस्ट आ जाता है। सही। अगर आप जो अच्छा सेटअप किया वो तकरीबन आपको 3.5 से 4 के राउंड अबाउट ना तो आपको ये कॉस्ट करेगा इजीली। तो व्यूअर्स हमारा इंजन कवर हो गया, सस्पेंशन हो गया, टायर्स हो गए, तो अब चलते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ।